किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर किया ध्वजारोहण। राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हित के लिए मोदी खड़ा है दीवार बनकर। इनके हितों से नहीं किया जाएगा कोई समझौता। प्रधानमंत्री ने कहा कि गेहूं, फल और सब्जी उत्पादन में विश्व में है हमारा दूसरा नंबर। अब विश्व मंडियों में पहुंच रहे हैं किसानों के तमाम उत्पाद। पीछे रह गए किसानों को आगे लाने के लिए 100 जिलों में शुरू की प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। भारत ने गेहूं, धान और मक्का के उत्पादन में बनाए नए रिकॉर्ड। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक में कहा, 15 और 16 सितंबर को होगी रबी कॉन्फ्रेंस। रबी की फसल की तैयारी में मिलेगी मदद। मछली पालकों और मछुआरा समुदाय की आय बढ़ाने के लिए केंद्रीय सरकार प्रतिबद्ध। नीली क्रांति के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अब तक 20,000 करोड़ रुपए का किया गया है निवेश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वजारोहण किया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हित के लिए मोदी दीवार बनकर खड़ा है। इनके हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश के किसानों का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल है। उनकी मेहनत रंग ला रही है और उनको भी कई सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे वे फल फूल रहे हैं। मेरे देश के किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने कि पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। उतनी ही जमीन, लेकिन व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, तो वो अपना सामर्थ्य देश के लिए बढ़ा रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गेहूं, फल और सब्जी के उत्पादन में हम विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। हमारे किसानों के तमाम उत्पाद अब विश्व मंडियों में पहुंच रहे हैं। आज भारत चावल, गेहूं, फल और सब्जी के उत्पादन में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। साथियों, आपको खुशी होगी, मेरे देश के किसान जो पैदावार देते हैं, आज वो उत्पादन दुनिया के बाजार में पहुंच रहा है। 4 लाख करोड़ रुपया एग्रो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। ये मेरे देश के किसानों ने हमें ताकत दिखाई है। हम छोटे किसान हो, पशुपालक हो,
मछुआरे हो, देश के विकास की अनेक योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, कृषि सिंचाई योजना हो या फसल बीमा योजना, इन सब का लाभ किसानों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पशुओं और उनकी बीमारियों पर भी बहुत रुपए खर्च किए ताकि किसानों को आसानी हो। पीएम किसान सम्मान निधि हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, सिंचाई की योजनाएं हो, क्वालिटी सीड्स हो, फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो, हर क्षेत्र में आज और किसान को एक भरोसा हो गया है फसल बीमा का, वो साहसिक बना रहा है, उसका परिणाम भी देश को मिल रहा है। जो पहले कल्पना की बात थी आज हकीकत बन गई है। देशवासियों, हमारे देश के पशुधन को बचाने के हमें कोविड की वैक्सीन मुफ्त में मिली, वो तो याद है, लेकिन हम पशुधन के लिए भी अब तक 125 डोज मुफ्त में पशुओं को लगा चुके हैं। फूट एंड माउथ डिसीज से मुक्ति पाने के लिए, जो हमारा यहाँ उत्तर भारत में उसे खुरपका मुंहपका बीमारी कहते हैं, उसे बचाने के लिए 125 करोड़ डोज हम लगा चुके हैं और मुफ्त में लगा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे जिलों में जहां किसान पीछे रह गए हैं, हमने उन्हें आगे लाने के लिए 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना शुरू की है। हम खेती के मामले में देश के वो जिले जहां के किसान औरों से पीछे रह गए हैं, किसी न किसी कारण से 100 जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत कम खेती है, और इसलिए हमने 100 जिले आइडेंटिफाई किए हैं पूरे देश में से, और वहां के किसानों को एम्पावर करना, किसानों को शक्ति देना, किसानों को मदद करने का एक अभियान चलाया है। और इसके लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना का आरंभ किया है। पीएम धन धान्य कृषि योजना वो देश के 100 जिले जहां थोड़ी सी भी मदद कर देंगे तो वहां का किसान भी भारत के अन्य किसानों की बराबरी कर देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे स्वयं सहायता ग्रुप और ड्रोन दीदियां कमाल का काम कर रही हैं। हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है, जो समय से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप, 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें क्या कमाल कर रही है। नमो ड्रोन दीदी नारी शक्ति की एक नई पहचान बनी। गांव में मुझे एक बहन मिली, वो कहती मुझे अब तो गांव वाले पायलट कह करके बुलाते हैं। बड़े गर्व से कह रही थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसका रतबा पैदा हुआ है। साथियों, हमने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया था। 3 करोड़। और मुझे आज संतोष है कि हम तेज गति से काम कर रहे हैं। समय से पहले 3 करोड़ का लक्ष्य पार कर लेंगे। और आज मैं खुशी से देश को बताना चाहता हूं कि मेरे नारी शक्ति का सामर्थ्य देखिए। देखते ही देखते 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। आज कुछ लखपति दीदी हमारे सामने बैठी है। ये है मेरे सामर्थ्य। और मेरा विश्वास है दोस्तों, भारत की विकास यात्रा में उनकी भागीदारी बढ़ने वाली है। अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि मंत्रियों और कृषि अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में गेहूं, धान और मक्का के उत्पादन, फसलों की देखरेख, रबी की फसल की तैयारी और रोड मैप पर चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने गेहूं, धान और मक्का के उत्पादन में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। 15 और 16 सितंबर को रबी कॉन्फ्रेंस की जाएगी। एक दिन राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के अधिकारी राज्य सरकार के रबी का रोड मैप बनाएंगे, रबी की फसल का। दूसरे दिन सभी राज्यों के कृषि मंत्री इकट्ठे होंगे, अधिकारी भी रहेंगे और अलग अलग हम ग्रुप बनाएंगे अधिकारियों के, जो खेती से संबंधित अलग अलग विषयों पर ग्रुप में चर्चा करेंगे और बाद में
राज्य के कृषि मंत्री जब रहेंगे तो उनके समक्ष भी वो प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान जो हमने खरीफ की फसल के लिए शुरू किया था, अब हम रबी की फसल के लिए भी विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाएंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान अभी हमने खरीफ की फसल के लिए चलाया था, अब रबी की फसल के लिए भी विकसित कृषि संकल्प अभियान चलेगा। यह अभियान 3 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। दशहरे के दूसरे दिन खाद्य समस्याओं पर विजय प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग का विकसित कृषि संकल्प अभियान जो धनतेरस के दिन खत्म होगा 18 अक्टूबर को, ताकि धन धान्य से परिपूर्ण हमारा देश रहे, उस पर भी राज्य के कृषि मंत्रियों से हमने चर्चा की है। और सितंबर 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछली पालकों और मछुआरा समुदाय की आय बढ़ाने का एक जरिया है। नीली क्रांति लाने के उद्देश्य से इस योजना के तहत अब तक 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा चुका है। ये योजना क्या है और किसानों को इससे किस प्रकार लाभ मिल रहा है, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे सहयोगी शमीम अख्तर ने कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार से बात की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक पहल है मछली पालकों और मछुआरों की आय बढ़ाने का, जिस पर केंद्र सरकार काफ़ी तवज्जो दे रही है। इसका उद्देश्य और क्या है और ये हमारे मछुआरों को और मछली पालकों को किस प्रकार लाभ दे रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर गाजियाबाद के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार। वित्तीय वर्ष 2020-21 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 5 वर्षों के लिए आरंभ की गई थी और इस योजना का सबसे प्राथमिक उद्देश्य ये है कि मछली पालन के क्षेत्र में टिकाऊ विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना है। क्योंकि नीली क्रांति हमारे जो भी हमारा जलीय जीवन है, हमारा मछली पालन के क्षेत्र में अधिक उत्पादन बढ़ा के उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। इस योजना से मछुआरे और मछली पालक किस प्रकार लाभान्वित हो रहे हैं? इसके कई क्षेत्र हैं जिसके आधार पर हमारे मत्स्य पालक और किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला इसका जो भौतिक विकास करना है, इस योजना के माध्यम से जलीय कृषि में भौतिक विकास के लिए हमारे बड़ी बड़ी संरचनाएं या वेंडिंग मशीन या वैल्यू चेन जो हमारी मत्स्य प्रसंस्करण के लिए यूज होती हैं, तो उससे एक भौतिक विकास किया जाता है और उस विकास के माध्यम से हमारे मत्स्य पालन से जुड़े हुए क्षेत्रों को उनको रोजगार भी मिलता है। दूसरा इसका जो सामाजिक प्रभाव है कि इससे हमारा जो एक नई पहल इसमें शुरू की गई थी, इससे पहले हमारा कृषि क्षेत्र में किसान क्रेडिट कार्ड होता था, लेकिन उसको भी इस योजना में समाहित कर दिया, क्योंकि हमारे मत्स्य पालन से सब जुड़े हुए जो हमारे किसान भाई हैं, मछुआरा समुदाय है, उनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं होती और अधिकतर लीज पर होती है, तो उसको केसीसी की सुविधा देना एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। तीसरा, इस योजना में सामाजिक दृष्टिकोण से एक मछुआरा बीमा योजना जो भी इस योजना से कवर होती है, तो उसमें भी जो अवयव होता है तो इसी से वहन होता है। बीमा योजना के तहत अगर कोई दुर्घटना होती है तो हमारे मछुआरे समुदाय के कृषकों को उससे लाभ मिलता है और उन्हें एक सामाजिक सुरक्षा मिलती है। सरकार ने जो लक्ष्य रखा था इस योजना से, वो किस हद तक प्राप्त कर लिया गया है? देखिए, हर वर्ष का अलग अलग लक्ष्य होता है, लेकिन इसमें अगर हम 2024 और 25 की बात करें तो 20,050 करोड़ का इसमें लक्ष्य रखा गया था और भौतिक लक्ष्य अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग निर्धारित किए गए थे और जो कुछ इसमें बड़े घटक थे, कुछ छोटे थे, तो उसमें काफ़ी हद तक 80-90% तक हमारे लक्ष्य की पूर्ति हुई है। एक मछली पालन इकाई से कम 4-5 लोगों को अतिरिक्त रूप से रोजगार मिल जाता है। जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए आपका संदेश क्या होगा? देखिए, हमारा इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी लक्ष्य है कि पोषण सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा, क्योंकि हमारी हर चीज़ की एक सीमितताएं हैं। एक हमारी लैंड होल्डिंग हमारी छोटी होती जा रही है, तो कृषि का क्षेत्र भी एक सीमित तक ही हमारा
पोषण सुरक्षा दे सकता है। ये थे डॉक्टर प्रमोद कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के प्रभारी अधिकारी, जो हमें बता रहे थे कि इस क्षेत्र में जो भी आना चाहते हैं उनको इसमें आना चाहिए, क्योंकि इसमें अपार संभावनाएं हैं और इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। किसान समाचार के लिए कैमरामैन विश्वबंधु के साथ मैं शमीम अख्तर, गाजियाबाद। और मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के 6 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस योजना ने नारी शक्ति के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया है। ये योजना गरिमा और जीवन में बदलाव पर केंद्रित है। दरअसल इस योजना से 15 करोड़ से ज्यादा घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने से स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, समुदायों को सशक्त बनाया गया है और अनगिनत सपने साकार हुए हैं। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन का आगाज किया था। इसका उद्देश्य भारत के सभी दूर सुदूर गांवों के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का रखा गया है, जिसमें केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी मिलकर अपना सहयोग दे रहे हैं। किसानों को यूरिया और डीएपी खाद न मिलने की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर साफ कहा है कि प्रदेश में कहीं भी उर्वरकों की कमी नहीं है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। सरकार ने खाद के अनावश्यक भंडारण न करने की अपील की है। इस अवसर पर कृषि विभाग ने सभी 18 मंडलों में खाद की उपलब्धता व बिक्री की जानकारी दी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि खरीफ सत्र में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक खाद की बिक्री हुई है। 1 अप्रैल से 12 अगस्त 2025 तक जहां 29,52,305 मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री हुई है, वहीं पिछले साल 2024 में इस अवधि में ये आंकड़ा 24,80,904 मीट्रिक टन था। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अब तक 4,71,401 मीट्रिक टन अधिक बिक्री हो चुकी है। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनपदों में निरंतर मॉनिटरिंग की किसानों को सहजता से खाद उपलब्ध कराया जाए। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। भारत मक्का उत्पादन में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, जबकि निर्यात में 14वें स्थान पर है। मक्का की खेती भारत के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर होती है। इसमें प्रमुख राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश हैं। हालांकि भारत में उत्पादन काफी अधिक है, लेकिन घरेलू खपत भी बड़ी होने के कारण निर्यात सीमित रहता है। यही वजह है कि वैश्विक बाजार में भारत का निर्यात हिस्सा उम्मीद से कम है। निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में मक्का का कुल निर्यात 14,42,671 मीट्रिक टन का हुआ है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 443 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। फिलहाल मंडियों में मक्का की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्टनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में बीते बुधवार को मक्का की कीमत थी 2,450 रुपए। गुरुवार को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद मक्का 2,400 रुपए पर बिकी। हालांकि राज्य की ही हिम्मतनगर मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में गिरावट दर्ज की गई। यहां 13 अगस्त को मक्का 2,320 रुपए पर बिकी। 14 अगस्त को यहां मक्का के भाव 20 रुपए चढ़कर 2,340 रुपए पर हुए। इसी तरह जम्बूसर मंडी में 13 अगस्त को मक्का की कीमत थी 1,900 रुपए। 14 अगस्त को इसके सौदे 100 रुपए मजबूत होकर 2,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों पर नजर डालें तो गुरुवार के दिन यहां की अलीगंज मंडी में मक्का का भाव रहा 1,955 रुपए। बहराइच मंडी में मक्का 2,100 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में मक्का के सौदे 2,230 रुपए पर हुए। इस साल देश में मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2024-25 में मक्का का कुल उत्पादन लगभग 422.81 लाख टन रहने की संभावना है, जो पिछले साल के 376.65 लाख टन से करीब 46.16 लाख टन ज्यादा है।
माना जा रहा है कि रिकॉर्ड पैदावार का असर मक्का के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मारनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 13 अगस्त को सोयाबीन की कीमत थी 4,725 रुपए। 14 अगस्त को इसके दाम 75 रुपए चढ़कर 4,800 रुपए पर हुए। वहीं बात हिम्मतनगर मंडी की करें तो यहाँ 13 अगस्त को सोयाबीन का भाव रहा 4,650 रुपए। 14 अगस्त को इसके सौदों में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,500 रुपए। मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 13 अगस्त को यहाँ सोयाबीन 4,500 रुपए पर बिकी। 14 अगस्त को इसकी कीमत 500 रुपए टूटकर 4,000 रुपए पर आ गई। यहाँ की उज्जैन मंडी में सोयाबीन के सौदों में नरमी देखने को मिली। 13 अगस्त को यहाँ सोयाबीन 4,800 रुपए पर बिकी। 14 अगस्त को इसके दाम 389 रुपए लुढ़क कर 4,411 रुपए पर आ गए। वहीं कुछ समय पहले ही कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को मंजूरी दी थी। पीली सोयाबीन की एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 4,892 रुपए प्रति क्विंटल थी। इसकी एमएसपी साल 2025-26 के दौरान 436 रुपए बढ़ाकर 5,328 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 151,80,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 130,62,000 टन रही थी। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गांगेय पश्चिम बंगाल में जूट यानी सन की कटाई शुरू करें। पश्चिम बंगाल के लाल मिट्टी वाले इलाके में रोपाई से पहले जलभराव की समस्या से बचने के लिए पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। अगर ऐसा करने में किसी तरह की देरी हो गई हो तो 20 से 30 दिन पुराने मजबूत पौधों का उपयोग करें। कमजोर पौधों की रोपाई करना इस समय उचित नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के तटीय खारे इलाके में अमन धान की रोपाई जारी रखें। यहाँ के पुराने जलोढ़ क्षेत्र में बैंगन, मिर्च और भिंडी जैसी सब्जियों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। पौधों को गिरने से बचाने के लिए सहारा देने का काम करें। राजस्थान की बात करें तो यहाँ के किसान इन दिनों बरसात के मौसम की उन्नत किस्म की सब्जियां बोएं। इस समय भिंडी, लौकी, कद्दू, खीरा और करेला बो सकते हैं। मध्य प्रदेश में बैंगन, टमाटर और मिर्च की रोपाई उभरी हुई क्यारियों में करें। सब्जियों और बेलदार पौधों को सहारा देने का काम करें। उत्तर प्रदेश के पश्चिम हिस्सों में अरहर, मक्का, मूंग और उड़द की बुवाई फिलहाल के लिए टाल दें। बारिश की वर्तमान अवधि खत्म होने पर बुवाई करना उचित रहेगा। दलहनी फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के किसान सब्जियों और अन्य फसलों में जलभराव न होने दें। कद्दू वर्गीय सब्जियों को सही दिशा देने के लिए जाल बनाएं। इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने की फसल से फालतू पानी बाहर निकालें। गन्ने के बड़े पौधों को आपस में बांध दे ताकि उन्हें गिरने से बचाया जा सके। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शलजम को तो वैसे सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा, पूसा कंचन और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है।
शलजम की खेती के लिए खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 3 से 4 जुताई देशी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए और पाटा लगा देना चाहिए। शलजम की बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आधे से पौन हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। इसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, अल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीटों का भी हमला हो सकता है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।